नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें आज बहुत सारी हैं हमारे पास आपको बताने के लिए। खबरों में अदालतों से आज बड़ी खबरें आ रही हैं, तो खास तौर पर उनकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले एक राम मंदिर को लेकर के ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी देर पहले भी आप देख रहे थे, उस पर मैं भी आता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया है उत्तर प्रदेश के, क्योंकि ये भारत में 3 और ऐसे लंबित बड़े हिंदू मस्जिद विवाद जो अभी तक नहीं सुलझे हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी पहल की है। इसकी बात हम सबसे पहले करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 21 से 23 अगस्त तक समाधान समारोह के तहत विशेष लोक अदालतें लगाई जा रही हैं, और लोक अदालत में कानूनी लड़ाई बातचीत के बजाय मध्यस्थता के जरिए हल करने का प्रयास होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद भी यहीं हल करने के लिए कहा है, दोनों पक्षकारों से, दोनों तरफ के लोगों से। सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद खबर यह भी सामने आ रही है कि मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू और मुसलमान पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा भी दिया। अभी तो यह खबर ही थी कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि दोनों पक्ष मिलकर के बात कर लें। इसमें ज्ञानवापी विवाद, काशी वाला, इसके अलावा इसमें उन्होंने संभल की हरि मंदिर मस्जिद विवाद का विवाद, इसके अलावा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, वो तीनों इसके अंदर डाले थे। और कहा था कि बेहतर यह है कि तीनों पक्षों से जुड़े हुए लोग जो हैं वो आपस में बैठे। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी भी पक्ष ने इसके लिए सहमति नहीं दी है। इस लोक अदालत के जरिए मथुरा, संभल, काशी तीनों बड़े विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने की अपील की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत में चर्चा के लिए सभी पक्षकारों को नोटिस भी भेजा था, और 3 दिन तक चलने वाली इस लोक अदालत से पहले 14 जुलाई को ज्ञानवापी के मैटर पर वाराणसी में पहली पूर्व सुलह वार्ता वो भी होने जा रही है। 14 जुलाई 2026 को दोनों पक्ष मेज पर बैठकर बात करेंगे और इस मामले को सुलझाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो ये खबर है इस वक्त की, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें निकल करके बात अभी ये सामने आ रही है कि फिलहाल दोनों पक्ष जो हैं तीनों ही विवादों में वो बहुत इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे कि बातचीत करके हम इसका हल ढूंढें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बड़ा साफ कह दिया था कि 21 से 23 अगस्त तक ये पहल जो है वो चलेगी, और विशेष लोक अदालत 21, 22, 23 अगस्त को लगाई जाएगी, और उसमें इन तीनों विवादों पर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि समाधान के लिए बातचीत की जाए। अच्छा, ये प्रयास पहले भी हो चुके हैं। ये राम मंदिर को लेकर के भी पहले कई बार प्रयास हुए थे, लेकिन मामला निकला फिर अदालत के फैसले से ही। इस बार भी पक्षकारों का, अभी तक जो हमें जानकारी है, उनका मानना यह है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बलमनसात में एक बात कह रहा है कि मिलकर के बात कर लें तो बेहतर है, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता नहीं है। और उनका कहना यह है कि अदालत में हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं, अब से नहीं दशकों से लड़ रहे हैं, वही कानूनी लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच जाए, यही बेहतर होगा। त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो सौरभ जी, मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूं कि इस तरह की लोक अदालत से मामला सुलझाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास अवसर है। ये कोई संपत्ति का विवाद थोड़ी ना है कि कोई पट्टीदारी का झगड़ा है या कुछ ऐसा है कि चलो थोड़ा सा मेड़ काट लिया, खेत बढ़ाते चले गए, ये वाला मसला थोड़ी ना है। गांव की चकरोट थोड़ी ना गई है कि उसके लिए मुआवजा देना है। ये सीधे सीधे हिंदू मंदिर पर आक्रांता मुगल का हमला है। आधुनिक समय में ऐसे किसी भी हमले को कौन बर्दाश्त कर सकता है? आप हिंदू को हटा भी दें, क्या किसी के भी ऐसे स्थान पर कोई हमला हो? फिर दूसरा मसला आता है, मुसलमान कलेजे से लगाए बैठा है ईदगाह को, मुसलमान कलेजे से लगाए बैठा हुआ है, कह रहा है कि हम नमाज पढ़ेंगे। मुसलमान कलेजे से लगाए बैठा हुआ था बाबरी को। अब अगर वो कलेजे से लगाए बैठे हुए उन आक्रांताओं को, तो कौन सी लोक अदालत उनको बात करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या, कौन सी बात करेंगे? बात क्या करेंगे आप ये तो बताइए भाई। बात करें, वो मना ही कर देंगे ना बात करने में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा, 3 दिन बैठ जाइए साथ में। उन्होंने तो मध्यस्थता में मना कर दिया। ये अवसर 1947 से 1952 तक सरकारों को मुसलमान के साथ डायलॉग करके, संवाद करके कर लेना चाहिए था, जो सरकारों को जरूरत नहीं लगी। और मुसलमान तो माने ही बैठा था कि हम तो भाई जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। क्या इस देश के मुसलमानों के नहीं सोचना चाहिए था? मुसलमानों के नाम पर देश बन गया, एक इस्लामिक मुल्क बन गया, उस मुल्क में उनको लगा होगा कि हम इधर रहेंगे। तो यहां की रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, यहां की मुगल संस्कृति तो नहीं है, यहां मुसलमानों का कुछ तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका बेसिक प्रीमाइस ही ठीक नहीं है। बड़ा अच्छा किया, भलमनसाहत में ये काम किया, सुनने में अच्छा लग रहा है। हम लोग भी थोड़ा मतलब आदर्श बात करें तो बड़ा अच्छा है। मेरा मानना है ये कतई नहीं होना चाहिए। बाकायदा न्यायालय के जरिए निर्णय आना चाहिए, या मुस्लिम समाज के सारे बड़े लोग कहें कि हमारा किसी भी ऐसी जगह पर जो मतलब कुछ लोग बताते हैं, सुन तो लीजिए, कुछ लोग बताते हैं ना कि कुरान में लिखा है कि
कहीं जबरी कब्जा करके, कहीं तोड़कर वहां अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, वो मान ले तो सारा विवाद खत्म हो जाएगा। ऐसा एक तो पहले कोई किसी भी धर्म के कोई बड़े लोग नहीं होते, मामला तो उन्हीं के पीछे जो मुकदमा लड़ रहे हैं। ठीक बात है ना? नहीं वरना किस किस को ढूंढने जाएंगे आप कि ये कह देगा तो हम मान लेंगे, ये कह देगा तो हम मान लेंगे। भाई दोनों तरफ से कुछ लोगों ने, जिनके अंदर इतनी आग थी कि उन्होंने अदालत तक गए, उन्हीं से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी। सुप्रीम कोर्ट ने औरों से नहीं कहा है। उन लोगों में कौन शामिल है? जो भी हो, उन लोगों में वो शामिल है जिसका नाम है एक जो मतलब पता नहीं कैसे वो एनजीओ काम करता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कहता है कि हम शरिया लागू करेंगे, जो समान नागरिक संहिता के पक्ष नहीं। आप उससे कह रहे हैं वो आक्रांता वाली। मैं इसमें दो बातें बता देता हूं। केवल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? दरअसल इस मामले में कुछ पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं, एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशंस लगा करके ये मांग की गई थी कि वो दोनों पक्षों से कहें कि बैठ करके इसका हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप नहीं कहा है, इन्हीं में से कुछ लोग जो है गए थे सुप्रीम कोर्ट कि आप हमें मौका दीजिए, हम बैठ करके बात करके देखते हैं हल निकलता है कि नहीं निकलता। पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात जो अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि कौन मानेगा, क्या मुसलमान मानेंगे, इस पर एक एनेक्डोट मैं आपको दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पहले भी स्थानीय लोक अदालत में मथुरा विवाद, मतलब शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि विवाद, इसको लेकर के लोक अदालत में ही सुलझाने की कोशिश हो चुकी है। लेकिन आप जानते हैं कि वो मामला क्यों नहीं बढ़ा आगे? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मुझे भी पता चली। ये वार्ता नाकाम हुई और इसकी वजह यह थी कि मुस्लिम पक्ष, मतलब ईदगाह कमेटी की तरफ से अदालत में इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं बात करने के लिए। और हिंदू पक्ष के वादी वहां पर मौजूद थे, लेकिन दूसरे पक्ष की गैर मौजूदगी की वजह से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट पर अदालत ने वार्ता विफल होने का लिखित आदेश जारी कर दिया। तो ये एक बात पता होनी चाहिए कि उस मैटर में हिंदू पक्ष गया था, दूसरा पक्ष आया ही नहीं था। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि 3 ही दिन की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देख लीजिए, आपके बीच में कुछ बात बन सकती है तो बेहतर होगा, हमारे जरिए ना ही आप ही के जरिए कोई बात निकल के आ जाएगी। सर कोई फायदा? सुप्रीम कोर्ट एक एहसान करे इस देश पर, अच्छा, और वो ये कि ये जितने मामले हैं साइंटिफिक तरीका से और आर्कियोलॉजिकल ये से दोनों का सहारा लेकर के त्वरित निर्णय कर दे। निर्णय वही करे। हाँ, देखिए ये चीजें राम जन्मभूमि विवाद से, चूंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं कम से कम 87 से इसको मॉनिटर कर रहा था। और जब यहाँ पर जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होते थे राम मंदिर के, विश्व हिंदू परिषद के, तो उसके आयोजन में भी मैं लगा रहता था यहाँ पर दिल्ली के अंदर। तो जब वार्ता चल रही थी हिंदू पक्षकार और बाबरी मस्जिद की तरफ से, तो उधर से राम शरण शर्मा, जो DN झा, इरफान हबीब, सब हिस्टोरियंस वगैरह सब थे। और चंद्रशेखर जी ने इस पर बहुत अच्छी पहल की थी, बहुत अच्छा। और एक समय तो ऐसा लगा भी था कि शायद मामला निकल करके आ जाए। लेकिन कम्युनिस्टों को ये बात रास नहीं आती है, न कम्युनिस्टों को रास आती है, न कांग्रेसियों को रास आती है। क्योंकि जैसे ही ये मामला सुलझ जाता तो फिर उनका मुस्लिम वोट बैंक का उनका समूचा। अगर आप ये बता पाए ना कि ऐसी पहल पहले कब हुई और उसका क्या नतीजा निकला, तो फिर बेहतर होगा लोगों को समझने में। कोई नतीजा कोई फायदा है इसका? देखिए, चंद्रशेखर जी का आपने नाम लिया, हम भी सुनते हैं। चंद्रशेखर जी ने काफी प्रयास किया। राम मंदिर पर बहुत वार्ताएं हुई और भागा कौन? मुस्लिम पक्ष। फिर जैसे यहां पर आपने बताया ना कि लोक अदालत के पीछे, तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार वॉकआउट कर गए बैठक से। हिंदू पक्ष वॉकआउट नहीं किया था, जो हिस्टोरियंस थे वो हमारे हिस्टोरियंस वॉकआउट नहीं किए थे, जबकि उनके तरफ से बड़े बड़े हिस्टोरियंस, इस देश के तथाकथित बड़े बड़े हिस्टोरियंस सब थे, जिनको आर्कियोलॉजी का ए नहीं पता था, वैसे हिस्टोरियंस थे वहां पर। फिर मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं कोई गलत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े हिस्टोरियंस थे, लेकिन आर्कियोलॉजी के फील्ड में उनका कुछ भी हाथ नहीं था। फिर भी ऐसे हिस्टोरियंस वहां पर थे, लेकिन वार्ता से मुड़ गए। मुझे दुनिया में एक उदाहरण ऐसा मुझे नहीं मिलता है, कोई और होगा तो मुझे बता दे, एक उदाहरण नहीं मिलता है जहां मुस्लिम समाज ऐसी समस्याओं में संवाद के जरिए सहमति पर पहुंचा हो। यहां भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक एहसान इस देश पर कर दे कि जितने मामले हैं आप स्टे लगा करके क्यों आप छोड़ देते हैं? फास्ट ट्रैक में जाइए। आप क्यों स्टे आपने लगा दिया? आप काशी के मुद्दे पर आप वहां पर वजू किया जा रहा है, शिवलिंग पर कुल्ला कर रहे हैं, लोग उसकी भावनाओं से आहत हैं,
और आप उसको स्टे लगा लेकिन करके main आप problem छोड़ तो वही देते है हैं। जो त्रिपाठी जी से भी बात हो रही थी कि कौन किसको जिम्मेदार माना जाए कि भाई ये तय करें। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है। असली वही है। करोड़ों लोग स्टेक होल्डर हो नहीं सकते, लेकिन इस केस में हैं, क्योंकि एक भी आदमी कह सकता है मुझे स्वीकार नहीं है, आपने किससे पूछ के ये फैसला कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मीडिएशन में कोई बीच का रास्ता नहीं होता। तो यहां बीच के रास्ते की गुंजाइश है क्या? यहां या तो मंदिर और मस्जिद की दीवार सटी हुई है, या मस्जिद क्लेम करने वाले कहते हैं हमारा मस्जिद गिरा करके उसके ऊपर ही मस्जिद बना दी गई। तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा? कौन सा किस पक्ष से आप कहेंगे चलो थोड़ी तुम्हारी मान ले, थोड़ी हमारी मान ले? यहां थोड़े की कोई बात ही नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता था पहले, कि जो एक बड़ा मामला उनके पास है जो इन सब से जुड़ा हुआ है, वो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसको पर क्यों नहीं फैसला पहले उस पर तो डिसाइड करें सुप्रीम कोर्ट। सहमत। वो डिसाइड कर दे कि भाई ये जो विवाद है क्या उन पे चर्चा होनी है कि नहीं होनी है, क्या उसमें कोई काम होना है, और उसमें तो किसी को बैठना नहीं है, आप ही को फैसला करना है। बिल्कुल ठीक। या सरकार को कह दे कि भाई आप बताओ इस पर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो सबसे बड़ा काम है, जो झगड़े की जड़ की पहली स्टेप है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। या तो उसे खारिज कर दे तो दूसरे तरीके से अगर लड़ाई लड़ी प्लेसेस ऑफ जाएगी। वर्शिप एक्ट पर को बरकरार रखता है सुप्रीम कोर्ट, तो तो फिर तो सारे कोई विवाद issue अपने आप गिर जाएंगे। नहीं फिर तो गिरेंगे। गुंजाइश कोई नहीं, मैं कह जरूरत रहा ही हूं। नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक, सुनिए तो बात तो। नहीं गिरेंगे, आप बात गलत तो सुन मैसेज बात तो दे सुन रहे लीजिए हैं। मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देना हाँ। कि इस ग्राउंड पर बार्ड हैं, कोई नया मामला नहीं आ सकता, या तो ये कह दे, या अगर उसके उस कानून के होते हुए भी ये मुकदमे जा सकते हैं, या उस कानून को अगर वो खारिज कर देता है तो मुकदमे तो चल ही रहे, लेकिन एक निर्णय दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो पहले तो वो सबसे जो बड़ा मामला है, जो सबसे कंट्रोवर्शियल है, उस पर क्यों नहीं सुनवाई हो रही? और उसमें तो कोई का विवाद नहीं ना, कोई पक्ष का विवाद नहीं ना, आप तय करो कोर्ट के तौर पे लीगल तरीके से कि भाई क्या ये कानून रहना चाहिए नहीं रहना, जो भी राय उनकी है उस पर वो बात रखे, और उसके बाद सरकार राय रखेगी कि सरकार की राय क्या है। सरकार ने भी कोई राय उस पर नहीं रखी है। तो पहले जब तक वो मामला खत्म नहीं होगा तब तक मुझे समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट ये आगे कैसे बढ़ गया कि भाई इस विवाद पर आप यहाँ पर आ जाएं। फिर दूसरी बात है कि कौन मानेगा नहीं मानेगा की बात नहीं, किसकी बात मानेंगे, कौन हो पक्षकार हो सकता है। 100 करोड़ हिंदुओं, 20 करोड़ मुसलमानों, जो भी नंबर हो, 80 इसमें तो करोड़। उन्होंने लिटिगेंट्स को कहा है। हाँ, लिटिगेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, आप उसको पिटिशंस को आप शायद जानते हैं कि नहीं जानते। लिटिगेंट्स जो है ना अपने आप फैसला नहीं कर सकते। कोई लिटिगेंट अकेला ये तय कर ले कि मैं ये ऐसा करना चाहता हूँ, वो नहीं हो सकता। ऐसे पिटिशंस में वो सोशल रेस्पॉन्सेज के साथ काम चलता है। ये नहीं है कि विष्णु शंकर जैन तय कर लेंगे या इरफान हबीब साहब तय कर लेंगे या सादिक रशीदी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो ये जो सारी पिटिशंस हैं वो सोशल पिटिशंस हैं, उस पर काम आपने भी ये कहा, आपने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें पक्षकारी कोई नहीं है कि मैं बस कौन एक बैठेगा, जिक्र करना क्या चाहता 5 लोग इस सारे विवाद को हल कर सकते हैं। और दूसरा दो पिछला जो अनुभव है उसमें कभी भी ये पक्षकार के तौर पर फैसला नहीं हुआ। मैं इसको तो ये समझता हूं, मतलब हो सकता है ये कंटेम्प्ट जैसा किसी को लगे, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधे पर डालने की बात है। चलें ठीक है सर, आप एक लाइन कह लीजिए समीर जी, आ रहा हूं। देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया था जब काशी का विवाद आया था कि भाई इस पर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, लागू करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था, अलाउ किया। साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वहां पर हुई काशी वाला में। तो इसका मतलब ही था कि कहीं ना कहीं उस एक्ट में ये लूप होल्स रखा गया है। ये टेक्निकल लोग इसका विष्णु शंकर जैन से आप पूछेंगे तो उसका सब बता देंगे उसका। दूसरी बात है कि नेचर ऑफ वर्शिप उस दिन क्या था, वो तो डिस्प्यूटेड है ना। ठीक है कि नहीं, उसी का सहारा लिया जा रहा है। और दूसरी बात, जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स है उस पर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। तो यही कारण है कि भोजशाला को मुद्दा उठाया गया। आपने ये तो बात ठीक है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होते हुए भी ये मामले अदालतों ने सुने हैं। मैं एक लाइन जरूर पहले समीर जी बात करें उससे एक लाइन पहले जरूर ये बोल देना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो चैलेंज किया गया था उसी पिटीशन को तो सुप्रीम कोर्ट सुन ले। वही तो कह रहे हैं, वो भी नहीं, वो सुन नहीं रहा है। इतने दिनों से लिस्ट आउट नहीं किया गया है सर। ना कोर्ट सुन रहा है, ना उस पर सरकार जवाब दे रही। सरकार का जवाब आ गया उस पर? कितने नोटिस गए भाई? सरकार नहीं जवाब दे रही तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी नहीं? पढ़ना नहीं चाहती इस मामले में। स्पष्ट मानना है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। नहीं, हिंदुओं के साथ विश्वासघात है वो। हिंदुओं के साथ विश्वासघात था। सर, ये जो राम मंदिर वाला मामला चल रहा है ना, चढ़ावे में चोरी का, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच करने वाली एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
उसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अगले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फिर सुनवाई की जाएगी, लेकिन इसमें किसी सरकार को नोटिस जारी नहीं हुआ है। नोटिस केवल और केवल ट्रस्ट को जारी हुआ है और उनसे मांगा गया है कि आप, क्योंकि रिपोर्ट उनके पास होगी, ट्रस्टीज के पास, वो तो सामने आई गई थी, तो वो स्टेटस रिपोर्ट उसकी मांगी है। अब बाकी फाइनल रिपोर्ट तो कब आएगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर, मंदिर मस्जिद के मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो तो मधुमक्खी का छत्ता है। न सरकार उसको छूना चाहती, न सुप्रीम कोर्ट उसको छूना चाहता है। सब जानते हैं कि इसको छूने पे क्या बवाल बचने वाला है, तो दोनों ने उसको दरी के नीचे रखा हुआ है। कोई इसके बारे में बात करना नहीं चाह रहा कि इस मामले में कोई भी जजमेंट देने की स्थिति में नहीं है। रही बात मथुरा और काशी की, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे संवेदनशील मामलों को सुप्रीम कोर्ट चाहता हो कि भाई अगर ये पक्षकार मिलकर दोनों समाज मिलकर निपटा लेंगे तो ये हमारे सर पर नहीं आएगा किसी तरीके से। राम जन्मभूमि मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोशिश की थी कि भाई बातचीत से, वार्ता से निकले। जब ये नहीं हुआ तो आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली कोशिश होगी कि दोनों पक्ष इस मामले को, दोनों समुदाय के लोग मिलकर बैठे, मामले को आपस में निपटा ले। हम पर यह बर्डन ना आए कि इसके लेकर हम अंतिम फैसला ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी जानता है कि भाई ये स्थिति होने नहीं वाली, क्योंकि मुस्लिम समाज इस पे सहमति कभी नहीं जताएगा कि वो इस मामले में बातचीत कर रास्ता निकाले और वो हिंदू समाज से कह दे कि भाई मथुरा और काशी में आपका ही है और हम आपको देते हैं। जब राम मंदिर मामले पे उन्होंने इतना बड़ा मन रखकर राम मंदिर का नहीं दिया कि भैया आपके राम का है जन्म हुआ, हम इसको छोड़ने को तैयार है, तो आप एक क्या उम्मीद करते हो कि वो काशी और मथुरा को छोड़ देंगे? तो ये संभव नहीं है। बातचीत से इसका रास्ता निकलेगा नहीं। फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा, कोर्ट के माध्यम से इसका रास्ता निकलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे बढ़ता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कछुआत चाल चलता रहेगा या रोज इसकी सुनवाई करके इसको तय कर ले कि भाई 90 दिन के अंदर, 365 दिन के अंदर इसका हम फैसला करेंगे? आप रोज सुनवाई कर दीजिए, एक बेंच बना दीजिए स्पेशल, वो रोज सुनवाई करे इस मामले को लेकर और साल भर के अंदर इसका फैसला ले ले। तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि इस मामले को वो कितना लंबा लेकर चलना चाहती है और कितना जल्दी खत्म करना चाहती है। फिलहाल जो पूरा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का जो रुक रहा है वह इस मामले को लंबित रखने का रहा है। कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और इस मामले का जल्द निपटारा करना चाहती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि भाई समाज की भावनाएं क्या है, समाज इस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है। कोई नहीं चाहता कि हमारे सर पे आए ना, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं चाहता कि मेरे सर पर माथा फूटे कि भाई हम लोगों ने किया। जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया वो आज तक तोहमत सुन रहे, नहीं सुन रहे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को समझना होगा कि फैसला सुप्रीम कोर्ट के ही रास्ते निकलेगा, कोई भी वर्ग इसका फैसला नहीं कर सकता। मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स में आगे कोई चुनावों में कोई डिविडेंड दिखता होता तो नेता लोग इसकी बात करते। देखें आगे होता है कि होता है। वैसे योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं, अखिलेश यादव से भी कह चुके हैं कि वहां कृष्ण जन्मभूमि की बात करो, अब आगे बढ़ो राम मंदिर से। इसके अलावा गठबंधन को लेकर के भी खींचतान शुरू हो गई है, वो मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ बराबरी की दावेदारी पर कांग्रेस अब बिल्कुल हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, सहारनपुर से। उन्होंने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में कोई कमाल कर पाए थे तो उसकी वजह हम थे, मतलब कांग्रेस। और अब अलायंस को लेकर गोलमोल बात ना करें, सीधे मेज पर आए अखिलेश यादव और बात करें राहुल गांधी से सीधे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के नेता राहुल गांधी ही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, और राहुल गांधी की लीडरशिप में समाजवादी आगे बढ़ती है तो ठीक होगा। गठबंधन चिल्लाने से कुछ नहीं होता जब तक राहुल गांधी के साथ सीधे तौर पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बात नहीं करते। अखबारों में या छोटे छोटे बयानों के माध्यम से गठबंधन को चिल्लाना ये ठीक नहीं है। जो भी होना है उसका स्वरूप सामने आना चाहिए ना कि क्या होना है। जो कुछ होना है उससे बैठ करके तय होना चाहिए ना। अब आप लास्ट मोमेंट तक इसे खींचेंगे, लास्ट मोमेंट पे होगा कुछ नहीं, नतीजा ढाक के तीन बात। तो आप ईमानदार अगर हैं सरकार बनाने के लिए तो ईमानदारी से प्रयास आज करिए। माइनॉरिटी देश की राहुल गांधी की तरफ देख रही है, सबको पता है, माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, सबको पता है कि राहुल गांधी के बिना अब ये लड़ाई लड़ पाना संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं। मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है। आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले।
बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खान हुए, बर्बाद कौन हुआ है? ये समाजवादी पार्टी से हिसाब करने के चक्कर में अपना ही ना नुकसान करा लें। मुझे तो उनकी बातों से ये लगा जिस हद तक चले गए इमरान मसूद भाई, और इमरान मसूद कोई अब छोटे नेता के तौर पर नहीं माने जाते। इमरान मसूद सांसद हो गए कई बार के, और इसके अलावा हाँ गांधी फैमिली तक उनकी बात है, ये सब लोग जानते हैं। वो कह रहे हैं पिटता अब्दुल्ला बोलता मुसलमान अखिलेश यादव को परेशान नहीं है, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, और मुस्लिम लीडरशिप उनको बर्दाश्त नहीं, और मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के नेता राहुल गांधी को छोड़ा नहीं, खैर उन्होंने त्रिपाठी जी नहीं, जो कुछ कहा इमरान मसूद ने ये तो सदा सर्वदा सत्य है, और सत्य बोलने में डरना क्यों चाहिए। इमरान मसूद ठीक कह रहे हैं कि मुसलमानों का अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा नेता है तो उनका नाम है राहुल गांधी। अगर कोई विवाद यानी कहे कि कोई कहे कि इसको हम क्या चैलेंज करते हैं, तो चैलेंज सिर्फ प्रियंका जी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है मुसलमानों की लीडरशिप के नाम पर। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा जो वो कह रहे हैं ये तो सच है, लाख समाजवादी पार्टी कहे, लेकिन जब अखिलेश जी और राहुल जी अलग अलग थे तो क्या हुआ था भाई, वो भी तो 5 ही पे रह गए थे ना। आज जो 37 सांसद लेकर चल रहे हैं वो भी 5 पे रह गए थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, फ्लिप साइड है, वो ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी उधर नहीं गई तो अखिलेश यादव की पार्टी हो सकता है 111 से 90 पे आ जाए, 80 पे आ जाए, 50-60 विधायक हों, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तो ये जो 2 हैं, 2 सुन रहे हैं ना, 403 में 2, वो भी रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे इसमें संदेह है। इमरान मसूद को अगर कांग्रेस से समझौता नहीं हुआ तो क्योंकि एक तो ये कि पूरी लीडरशिप खत्म है, बड़ा अभी जो नए तरह से जो चल रहा है पिछले कुछ समय से कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में आप, अरे ये दुइये विधायक हैं आप कह रहे हैं कम, मतलब 2, मतलब समझ रहे हैं कि जितनी देर ये शो चल रहा है उतनी देर में आप उनकी विधानसभा कब पार कर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, अगर चल रहे हो। देर चलता है नहीं, वो तो खैर बहुत आगे निकल जाए। लेकिन सीरियस नोट पर कहें, इमरान मसूद साफ साफ चाहते हैं कि आप बताइए कितनी सीटें देंगे। हाँ। लास्ट मिनट तक जो आप लटका के रखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तो तैयारी है। कांग्रेस तो अपने नेताओं को ऐसे ही कट्टू साइज कर चुकी है, जो ढंग के नेता उनको ना चुनाव लड़ने देती है ना उनको विधानसभा, वहां सपा वाला तैयारी कर रहा है। एक बार भी इसका सीधा जवाब अखिलेश यादव ने नहीं दिया। उनके कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है वो 403 पर तैयारी करें, हम भी 403 पर तैयारी करें, 806 सीटों पर तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे ही जवाब देते हैं वो हर बार, कभी सीधा उत्तर नहीं देते। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस के नए प्रभारी बने उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने प्रभारी बनने के बाद सबको मैसेज दिया था कि गठबंधन को लेकर कोई बयान नहीं देगा, जो अधिकृत व्यक्ति वही बात करेगा, क्योंकि नेता लोग गठबंधन को लेकर बयान देते हैं, उससे गलतफहमी होती है और पार्टी का संबंध सहयोगी दलों से खराब होता है, तो आप कोई बयान नहीं देगा। अब इमरान मसूद बयान दे रहे तो कि इमरान मसूद को अधिकृत प्रवक्ता है पार्टी के, अधिकृत किया गया जो बयान दे रहे। इस तरीके से बयान देकर इमरान मसूद दरअसल पार्टी के लिए एक असहज स्थिति खड़ी कर रहे हैं। वो बयान देंगे अखिलेश यादव को, या अखिलेश यादव के प्रवक्ता को, किसी बड़े नेता को जवाब देना पड़ेगा, फिर वाद विवाद होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि इमरान मसूद को धैर्य रखना चाहिए, पार्टी तय करेगी। आप इस तरीके से जो बयान दे रहे हो सीधे सीधे अखिलेश यादव का दबाव कोई तो बनाएगा ना, और ये काम जो है ये काम आला कमान तो कभी नहीं करता, उसके लिए इमरान मसूद जैसे सफाई रखे जाते हैं। पार्टी के प्रभारी देखेंगे ना, आपके पास यूपी का इंचार्ज नहीं है, आप पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हो, पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है, आप इस तरीके से बयान देखो। अनुमति है वरना नहीं बोलते, यदि अनुमति है पूरी की बोलिए। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है ना। यदि अधिकृत उम्मीदवार, मतलब जैसे जिनका नाम बता रहे हैं गौतम साहब का, वो हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, या अजय राय हो, या जो भी लोग हैं, अधिकृत लोग बोलेंगे तो बात कहीं पहुंच जाएगी ना। बिल्कुल सही। ये तो एक बात को पहुंचा देने का मैं एक्चुअली अखिलेश यादव से वो जो कह रहे हैं उससे ज्यादा जो बात उन्होंने कही, अल्पसंख्यक देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है, और फिर अंत में उन्होंने जो बोला कि मारा अब्दुल जाता है दिक्कत, और फिर आजम खान वाली बात जो कही। अब आप आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी नाम लेके जब आप ये बोलोगे कि बीजेपी वालों से, तो बीजेपी वालों की वजह से मुसलमानों की ये लोग मारेंगे, और 3 गिनाओगे, और वो भी ये 3 गिनाएंगे, तो इसका असर जो बाकी है उस पर क्या होने जा रहा है? अपराधी तो सारे बहुसंख्यक पर क्या असर हो रहा है? देखिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो चाहिए वही काम कर रहे हैं वो, और जो बात कर रहे हैं समीर जी ना, वो थोड़ा सा इनसे मैं असहमत हूँ। देखिए, जब अधिकृत प्रवक्ता बात करता है तो इसका मतलब है कि ऊपर से मैंडेट है। दबाव कैसे बनाया जाता है, हमेशा जो है वो टॉप लीडरशिप नहीं बात करती है, या टॉप लीडरशिप का रिप्रेजेंटेटिव बात नहीं करता है। ये पॉलिटिक्स का तरीका है कि जो
उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़े नेता हैं, सब कोई मानता है कि प्रियंका गांधी के ये बड़े करीबी हैं, और जब ये बोलते हैं तो इनकी बातों का वजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो क्या कह रहे हैं, वो अपने नेता के बारे में कह रहे हैं, वो एक बार्गेनिंग के लिए एक दबाव की पॉलिटिक्स जिसको हम बिल्कुल कर रहे ठीक हैं, है। वही काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें नुकसान तो नहीं कर गए अपना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मुख्तार अतीक और आजम खान याद दिला के। एक मिनट। एक कहा जाता है कि एक अंग्रेजी की कहावत है, उसका हिंदी रूपांतरण कर लीजिएगा, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो पहले से जमीन पर है उसको और नीचे गिरने का डर नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को कितना नीचे गिरने का डर है? वो जहां से बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही करें। राजनीति अपनी ही जमीन पर करनी चाहिए। इतनी जमीन है कांग्रेस की? मैं कह रहा हूं कि नहीं है, ठीक है, नहीं है, मैं मान लिया आपकी बात नहीं है, लेकिन यदि बैसाखी के सहारे यदि वो खड़ा होने की कोशिश करेंगे तो हमेशा पिलियन राइडर्स ही स्कूटर के पीछे ही बैठ करके उनको रहना पड़ेगा। और वो स्थिति जब तक रहेगी, ये तो वो भी कांग्रेस पार्टी नहीं, ये तो वो भी जानते हैं कि स्कूटर उनको अखिलेश यादव चलाने थोड़ी देंगे। नहीं तो फिर कांग्रेस पार्टी जो स्वप्न देख रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की तरफ ले जाए, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा। कांग्रेस को अपनी राजनीतिक लड़ाई लंबे तरीके से लड़ने के लिए तैयार रहनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए कांग्रेस की इज्जत हमारे जिले में बचाई है, प्रतापगढ़। बड़े और प्रतापी एक बचाई है जो अभी के अध्यक्ष जी हो गए महाराजगंज, तो उनकी फरिंदा, तो दुइये जिला है जो बचाए हुए हैं। और फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि मतलब कुछ करना। अब मुझे समझ आया कि आपको इतनी चिंता क्यों रहती कांग्रेस की। नहीं मतलब कांग्रेस को इन्होंने बचाए रखा है अपने जिला में। एक सीरियस नोट पर देखिए, आजम खान के बारे में वो कहें वो अच्छा है, पॉलिटिकल है, और उनके ऊपर कई लोग कहेंगे भी कि वो आजम खान ये करते थे वो करते थे, लेकिन आजम खान नेता रहे। लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के लिए यही बात, मतलब ये बहुत चिंता की बात। नहीं, चिंता क्यों कर रहे हैं? सोनिया उनको गांधी मालूम है इनके नाम से लोगों के दिल अरे मिलेंगे, नहीं, यही तो इसीलिए बोला है खतरनाक ना।